जल्दी से भाई फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, जीएस। और जीएस में भी हम क्या कर रहे हैं भाई, एचएससी के द्वारा जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस से उनको कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं भाई, और हिस्ट्री के बाद हमने ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी के बाद हमने जो कंप्लीट की वो की पॉलिटिक, और पॉलिटिक के बाद अब जो नंबर है वो किसका है भाई, इकोनॉमिक्स का है। और इकोनॉमिक्स ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था। और इसमें अर्थव्यवस्था की जो मूल धारणा है और सूक्ष्म अर्थशास्त्र का परिचय है। सबसे पहले उसके द्वारा जितने भी क्वेश्चन एचएससी ने अब तक पूछे हैं भाई, उनको वन बाय वन टॉपिक वाइज क्या करेंगे भाई, कवर करेंगे। चलिए भाई, सभी को राधे राधे, सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, इकोनॉमिक्स से। किससे है भाई, इकोनॉमिक्स से। लीजिए भाई, इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। बताइए भाई, अर्थव्यवस्था की मूल अवधारणा और सूक्ष्म अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्रीय अमर्त्य सेन के अनुसार आर्थिक वृद्धि डैश की प्रक्रिया का एक पहलू है। आर्थिक विकास का, सहकारी संस्थानों में वृद्धि का, और मुद्रास्फीति की वृद्धि का, या जनसंख्या वृद्धि का। तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा बड़ा हो गया है ना। चलिए भाई, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, देखिए सैन के अनुसार ठीक है, आर्थिक जो वृद्धि है डैश की प्रक्रिया का एक पहलू है। तो किस चीज की प्रक्रिया का एक पहलू है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, आर्थिक विकास का। किसका है भाई, आर्थिक विकास का। आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास की प्रक्रिया का क्या है भाई, एक पहलू है। लीजिए भाई नेक्स्ट, इस प्रकार से पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास क्या है भाई, एक व्यापक दृष्टिकोण है। इसमें अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर में, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में सुधार को भी क्या है भाई, शामिल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया द्वारा एक देश अपने लोगों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कल्याण को बेहतर बनाता है, उस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है भाई। बताइए क्या कहा जाता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा एक देश अपने लोगों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कल्याण को बेहतर बनाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मुद्रास्फीति, या फिर कैपिटल स्टॉकिंग, जीडीपी, या फिर आर्थिक विकास। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन डी, आर्थिक विकास। क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी, आर्थिक विकास। किसी देश के द्वारा अपने नागरिकों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कल्याण को बेहतर बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह आर्थिक विकास कहलाती है। इस प्रकार आर्थिक विकास से तात्पर्य किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि के साथ वहां के जीवन स्तर में हुई वृद्धि से भी है भाई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है भाई, एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी, देखिए एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी दोनों होते हैं डैश कहलाते हैं। पूंजीवादी, मिश्रित, विकसित और अविकसित अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी। वेरी गुड भाई संदीप जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा भाई। क्या आएगा, मिक्स आएगा, क्योंकि क्या है, निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र दोनों का क्या है भाई, रूप होता है मिश्रित। आइए पढ़ेंगे, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी क्षेत्र भी आएगा और सरकारी दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित आर्थिक प्रणाली एक ऐसी है जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के पहलू को जोड़ती है भाई। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक ऐसा देश जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता उसे डैश कहते हैं। तो बताइए भाई कौन सा है वो। ओके भाई अमित जी, स्वागत है आपका फिर से एक बार लाइव स्ट्रीम में। विकसित अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, एक ऐसा देश जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता, जैसा कि नाम से है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, सी आएगा। बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। जब एक देश किसी दूसरे अन्य देश के साथ वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार नहीं करता तो वह देश क्या है भाई, बंद अर्थव्यवस्था श्रेणी में आता है। और बंद अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का आयात निर्यात किसी दूसरे देश के साथ नहीं किया जाता। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष आर्थिक उदार नीति अपनाई थी भाई। बताइए 1989 में, 98 में, 2003 में और 91 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल दोनों ने करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा, 1991, 92 में। बिल्कुल अमित जी, संदीप जी करेक्ट है। लीजिए
है ना। इसका आंसर क्या आएगा? डी। आइए पढ़ेंगे, जस्ट 1 मिनट। लीजिए भाई, भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने और वित्तीय सुधार हेतु 1991 में, ठीक है, बिल्कुल भाई, देखिए जिसका श्रेय किसे जाता है? बिल्कुल तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, और प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन थे भाई? 91-92 में पीवी नरसिंह राव को जाना जाता है। ओके, वेरी गुड भाई संदीप जी, बिल्कुल करेक्ट बताया। लीजिए 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक विकासशील देश है? फ्रांस है, जापान है, इटली है, चीन है। तो बताइए भाई कौन सा देश एक विकासशील देश है? ठीक है, विकासशील। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी। डी चीन है। चीन, चीन। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी, चीन आएगा। देखिए विकासशील देश कौन सा है? चीन है। ऐसे देश जो कभी अभी आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में है, जहां लोगों के प्रति व्यक्ति आय कम है, वे विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे देशों में रहन सहन का, है ना, स्तर निम्न होता है, गरीबी और बेरोजगारी पाई जाती है। विकासशील देशों में मुख्य रूप से भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका देश आते हैं भाई। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था जारी है। देखिए भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था जारी है। प्राथमिक से कृषि की ओर, द्वितीयक से प्राथमिक की ओर, प्राथमिक से द्वितीयक की ओर, और द्वितीय तृतीयक से द्वितीयक की ओर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। ओके, जवाब दो भाई। इसका आंसर क्या आएगा? भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था जारी है। कहाँ जा रही है भाई? मतलब प्राइमरी टू एग्रीकल्चर, प्राथमिक से कृषि की ओर जा रही है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? या फिर प्राथमिक से द्वितीय की ओर जा रही है? ए बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो? ए। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी, सी, सी। फिर की बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है प्राथमिक से द्वितीय की ओर। इसका आंसर क्या आएगा? प्राथमिक से द्वितीय कृषि की ओर। आइए पढ़ेंगे, गलत हुआ है तो पढ़ना चाहिए, है ना। द्वितीय कृषि को एक उत्पादन गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है। एक रणनीति तैयार की गई है जिसमें उत्पादन की स्थिरता, किसान की उपज का मुद्रीकरण और कृषि एक उद्यम के रूप में मान्यता देना शामिल है। प्राथमिक कृषि के उत्पादन में मूल्य संवर्धन करके उसमें क्या क्या उत्पादन बना सकते हैं, यह कार्य करना द्वितीय कृषि कहलाता है। भारतीय कृषि प्राथमिक से द्वितीय कृषि की ओर क्या हो रही है भाई? अक्सर हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन जो कर रखा है इसने समझ में आ गया होगा। लीजिए भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था को डैश के नाम से जाना जाता है। बताओ भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। शुद्ध आएगा, मुक्त आएगा, मिश्रित आएगा, या स्वतंत्र आएगा? बिल्कुल। आप से पढ़ाई है क्या मैम? आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हैं क्या? नहीं भाई, मैं बिल्कुल हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ। बताइए क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? हाँ भाई, मीडियम का क्या चक्कर आया मुझे ये बताइए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी। बट मैं पढ़ाती बाईलैंग्वेज हूँ भाई बच्चों को, है ना, इंग्लिश और हिंदी में। जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उनको मैं बाईलैंग्वेज पढ़ाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है भाई। और लेकिन लैंग्वेज नहीं देखी जाती, बच्चा जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो ना उस चीज़ में बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमारी जो नई एनईपी है ये भी कहती है। ठीक है, तो हमें उसके हिसाब से अपनी लैंग्वेज का क्या करना पड़ता है भाई? यूज़ करना पड़ता है। आइए, ठीक है, चलिए भाई। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कोई बाजार नहीं होता, इसीलिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती? तो बताइए भाई, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कोई बाजार नहीं होता, इसीलिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती? पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित और बाजार। तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल भाई, पंजाबी में करवा दो भाई। पंजाबी देखिए भाई, मुझे थोड़ी तो बहुत आती है। ठीक है, इतनी नहीं आती क्योंकि मैं चंडीगढ़ और उस साइड रही हूँ, तो थोड़ा बहुत आइडिया है। तो इस वजह से, क्योंकि ये लगा लीजिए वहाँ के, जहाँ हम रहते हैं वहाँ के एटमोसफियर का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो मैं वहाँ पे रही हूँ, इस वजह से थोड़ा बहुत मुझे आती है। लीजिए भाई, ओके। बट मैं समझ अच्छे से लेती हूँ, बोल थोड़ा थोड़ा लेती हूँ पंजाबी। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई बाजार नहीं होता, इसीलिए ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या है भाई? कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती, मतलब कोई कंपटीशन नहीं होता। एक्चुअल में कहना ये चाह रहा है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है भाई, देखिए सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का अध्ययन डैश को समझने से संबंधित होता है। तो बताइए किससे होता है? किसी देश की वित्तीय आय का परिणाम। ठीक है, किसी देश की वित्तीय आय का परिमाण
और ऑप्शन भाई बी और सी। जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई, आपके सामने है। एक देश में रोजगार का प्रतिशत और निर्यात किए गए साधनों की मात्रा, व्यक्तिगत बाजार में वस्तुओं की मांग और आपूर्ति। तो बताइए भाई, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है डैश को समझने से संबंधित होता है। किस चीज से समझने से संबंधित होता है भाई? ठीक है, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? जो अर्थशास्त्र है 2 प्रकार का होता है, आपको भी पता होगा। उसमें पूछा जा रहा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन डैश को समझने से संबंधित होता है। बिल्कुल भाई डी आएगा। ठीक है, बिल्कुल, व्यक्तिगत बाजारों में वस्तुओं की मांग और आपूर्ति। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन डी आएगा। लीजिए, पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं इस प्रकार से। 11वां क्वेश्चन है भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था अनिवार्य रूप से डैश अर्थव्यवस्था होती है भाई? बताइए, नियंत्रित, आयोजित, संगठित और ऊपरी कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था अनिवार्य रूप से डैश अर्थव्यवस्था होती है भाई? कैसी होती है? नियंत्रित होती है, आयोजित होती है, संगठित होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ओके, सी तुक्का। क्या बात है, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ना, बी आएगा। बी बी आयोजित। क्या आएगा? बी आएगा, आयोजित होती है। जो मिश्रित है वो कैसी होती है भाई? आयोजित होती है। देखिए कैसे, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अलग अलग मार्केट एवं आर्थिक योजनाओं का मिश्रण है, जिसमें एक निजी क्षेत्र और राज्य अर्थव्यवस्था का नियोजन करता है। इसमें नियोजन के माध्यम से आर्थिक विकास को क्या है भाई? बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बी रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? वैसे संदीप जी आपने ये क्यों पूछा बताइए? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? तो बताइए भाई, कौन सी एक विशेषता नहीं है? निम्न प्रति व्यक्ति आय, कृषि की प्रमुखता, बड़े उद्योगों और मजदूरी, माल में संतुलन, जनसंख्या दबाव। तो भाई इसका आंसर क्या आएगा? जवाब दीजिए, कौन सा है ना? इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? डी, जनसंख्या। ये विशेषता नहीं है, तो इसका जो आंसर है, कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। सी सी दिलसेर जी, सी आएगा, सी। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? सी। आइए पढ़ते हैं। बिल्कुल भाई दिलसेर जी, स्वागत है आपका, राधे राधे। देखिए क्या है, आइए पढ़िए क्यों है। देखो, बड़े उद्योगों और मजदूरी माल में संतुलन भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखो, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, कृषि की प्रमुखता है, जनसंख्या दबाव है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, औद्योगिक पिछड़ापन है, पूंजी का अभाव है, बेरोजगारी, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, निर्बल और आर्थिक संगठन है, आर्थिक विषमता है, आर्थिक निर्भरता है, निर्धनता है, परिवहन व संचार संसाधनों का अभाव है, कुशल श्रम व तकनीकी ज्ञान का क्या है भाई? अभाव है। ये सारी की सारी क्या है भाई? है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बता रखी हैं। ठीक है, ओके, ठीक 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 भाई, चलिए ठीक है, ओके, इस वजह से पूछ रहे हो। ठीक है, चलिए भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अवस्था में है, जो धीरे धीरे एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर क्या है भाई? अक्सर है। किस चीज़ का गलत कर दिया भाई? 1-2 वर्ड होते हैं जिनमें भाई टंग क्या होती है, आपकी भी स्लिप होती होगी, सारे तो आपको भी नहीं आते होंगे। ठीक है, चलिए, श्रम प्रधान तकनीक चुनी जाएगी। बताइए, श्रम प्रधान तकनीक चुनी जाएगी, और एक जगह ध्यान ना होने की वजह से भी आपके ये भी देखना किस बच्चे ने राइट बताया, किसने रॉन्ग बताया, और यहाँ पे भी फोकस करना। डबल मतलब 2-3 जगह होने के वजह से भी ऐसा कुछ होता है भाई। ठीक है, एक जगह होना चाहिए आपका ध्यान, बिल्कुल एग्जैक्टली सही करने के लिए। इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही अलग हो। ठीक है, चलिए, ओके, चलिए, फिर भी मैं फोकस करूंगी इस चीज़ पे, आपने बताया है, थैंक यू सो मच। ओके, इसका जो आंसर है बताइए। देखिए, श्रम प्रधान तकनीक चुनी जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन क्या बता रहे हो? ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ए आएगी, है ना। श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, लीजिए, इस प्रकार से पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं। ठीक है, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत। अब क्या आ गया भाई? मांग और आपूर्ति का सिद्धांत से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लगा लीजिए, आपका जो सीईटी मेन होगा ना, उसमें हरियाणा जीके तो मात्र 5 या 10 नंबर की आएगी, लेकिन जो ज्यादा वेटेज रहेगा वो जीएस का रहेगा। किसका रहेगा? जीएस का। लेकिन हाँ, ग्रुप डी में नो डाउट 25 नंबर की आएगी, 25-30 की आराम से आ जाएगी। ठीक है, बट आपने अगर सीईटी मेन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जीएस आएगी कम से कम आपके, ये लगा लीजिए, जितने भी हैं भाई, हिस्ट्री हो गया, जीएस में सब आ गया, ज्योग्राफी आ गया,
है ना, जो हम कर रहे हैं जितने भी सब आ गया, तो वो ज्यादा नंबर की आएगी। ठीक है भाई, रूबी राणा जी स्वागत है आपका। तो फोकस करो भाई जीएस में, जिसने सीईटी मेन की तैयारी कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में फिलिप्स कर्व की दर के बीच का संबंध बताना है। क्या बताना है भाई? माइक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में फिलिप्स कर्व की दर के बीच का संबंध बताना है। मांग और आपूर्ति। ओके, ऑप्शन बी है, जस्ट 1 मिनट, ये रहा भाई स्क्रीन पे। ऑप्शन बी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। ऑप्शन सी है बेरोजगारी और आपूर्ति। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जवाब दो भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, फटाफट बताइए। हाँ भाई, ये जो क्वेश्चन है देखिए, सीईटी कब पूछा गया है भाई? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट। तो इसका आंसर तुक्का नहीं चलेगा भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आएगा। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में फिलिप्स वकर मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर के बीच का संबंध है। फिलिप्स वकर अर्थशास्त्रीय विलियम फिलिप्स की अवधारणा है। इस अवधारणा के अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर में विपरीत संबंध होता है, अर्थात मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है तो बेरोजगारी की दर क्या होती है भाई? कम होती है। ओके, बिल्कुल भाई। चलिए, नहीं पता, किस चीज का नहीं पता भाई? बताइए क्या हुआ? ठीक है, अच्छा, इसका नहीं पता क्या क्वेश्चन के आंसर का? चलिए भाई बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने। देखिए, आपूर्ति वर्ग पर, देखिए आपूर्ति का जो वक्र है, वह बिंदु जिस पर एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? शट डाउन बिंदु, ब्रेक इवन बिंदु, संक्रमण बिंदु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट भाई, 15 क्वेश्चन पे कैसे पहुंच गए हम? हाँ भाई, जस्ट 1 मिनट, डायरेक्ट 15 पे कैसे आ गए? 1 मिनट दीजिएगा भाई। हाँ भाई, 15 पे कैसे आ गए? 1 मिनट देना भाई, 15 को क्वेश्चन कैसे आ गया? 11, 1 मिनट, 1 मिनट देना भाई। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कर चुके हैं भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए भाई। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, ओके ओके। ओके, जवाब दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट रुकना, मैंने एक चीज गड़बड़ की है। ठीक है, एक गड़बड़ की है, आइए देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन था प्लीज एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक्चुअल में देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में फिलिप्स कर्व की दर के बीच का संबंध क्या है भाई? बीच का संबंध बताना था। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा? डिमांड एंड सप्लाई। क्या था? डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है बी, क्या था? क्या था भाई? नेक्स्ट है भाई मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, और बेरोजगारी और आपूर्ति। ऑप्शन डी भाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है भाई ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। लीजिए देखिए, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा भाई। ठीक है, ओके भाई, बिल्कुल भाई, बी आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैंने देखा, सॉरी। लीजिए भाई नेक्स्ट, आपूर्ति वक्र पर वह बिंदु जिस पर एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करता है उसे क्या कहते हैं भाई? बताओ। ठीक है, अब बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा? शट डाउन बिंदु आएगा, ब्रेक इवन बिंदु आएगा, या संक्रमण बिंदु आएगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल भाई सनिया जी स्वागत है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? ब्रेक डाउन, ब्रेक इवन बिंदु आएगा भाई। क्या आएगा? ब्रेक इवन बिंदु आएगा। ठीक है, ब्रेक इवन बिंदु देखिए क्या कहलाता है? आपूर्ति वक्र पर वह बिंदु जिस पर एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करता है उसे ब्रेक इवन बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु पर कुल लागत कुल राजस्व के क्या होता है भी? बराबर होता है, और लाभ का न्यूनतम स्तर जो एक फर्म को व्यापार में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है उसे सामान्य लाभ कहा जाता है। प्रवीण जी नमस्ते भाई। लीजिए भाई 16 क्वेश्चन, आय से संतृप्त खपत कहलाती है। तो बताइए क्या कहलाती है? व्यर्थ की खपत, पूर्व खपत, या प्रेरित खपत, है ना? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ऑप्शन डी, 16 का जवाब दीजिए, क्या आएगा? डी। ओके भाई, डी। चलिए भाई, बिल्कुल करेक्ट है। रमेश जी स्वागत है भाई आपका। ओके भाई, बहुत सारे बच्चे आगे भाई। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा भाई, स्वायत्त खपत। क्या कहते हैं इसे? स्वायत्त खपत कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जब माल की
जब माल की उसके कई उपयोग के लिए मांग की जाती है तो उसे कहते हैं सीधी मांग, संयुक्त मांग, समग्र मांग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जब माल की उसके कई उपयोग के लिए मांग की जाती है तो उसे क्या कहते हैं भाई? क्या बता रहे हो सारे के सारे? बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? डी किसका दे रहे हो भाई? नरवीर जी स्वागत है भाई आपका। ओके, रजत जी सी बता रहे हैं भाई। चलिए भाई रजत जी आपका भी स्वागत है। मैं बिल्कुल भाई। चलिए भाई पूजा जी आपका भी स्वागत है, स्नेहा जी। तो इसका आंसर भाई क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, समग्र मांग। क्या बोलते हैं भाई? समग्र मांग आएगा भाई। दांगी जी आपका भी स्वागत है। लीजिए भाई, देखो, एक वस्तु जिसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है उसकी मांग को समग्र मांग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापन। देखिए क्या है भाई? स्थापन वस्तुओं की सही जोड़ी को पहचाने। चमड़े के जूते और कैनवास के जूते, चाय और कॉफी, बैग और ब्रीफकेस, पेन और पेंसिल। तो इसका जो आंसर भाई बताइए क्या आएगा? देखिए, स्थापन वस्तुओं के सही जोड़े को पहचाने। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? डी बता रहे हो, कोई सी बता रहा है? ओके, किसका बता रहे हो भाई ये? और बताओ 18 का बता रहे हो या 17 का ही सी बता रहे हो? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल भाई, इसका आंसर बी आएगा, चाय और कॉफी। क्या आएगा? चाय और कॉफी। आइए पढ़ते हैं, देखिए क्या आएगा इसका आंसर। कैसे आया भाई अमित? ओके, बी बता रहे हैं भाई। ठीक है, लीजिए भाई बी। ठीक है, आइए देखो, स्थानापन्न वस्तुओं से तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से है जो एक ही उद्देश्य के लिए एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जा सकती हैं। ऐसी वस्तुओं में एक की कीमत या मांग बढ़ने पर उसके स्थान पर दूसरी वस्तु को उपयोग में लाया जाता है। स्थापन मतलब ये लगा लीजिए एक तरह से क्या है? सब्स्टिट्यूशन, एक तरह से सब्स्टिट्यूशन है ना। चाय और कॉफी, चीनी और गुड़, पेप्सी और थम्स अप, इस प्रकार से। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? चाय और क्या आएगा? कॉफी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई पैसे की अनिश्चित मांग इससे प्रतिलोमत संबंधित है। तो बताइए भाई, पैसे की अनिश्चित मांग किससे है भाई? प्रतिलोपन भाई किससे है? ब्याज दर से है, आय से है, पैसे की आपूर्ति से है या फिर निवेश से है? तो किससे है भाई? इसका आंसर क्या आएगा बताइए? पैसे की अनिश्चित मांग। डी बी तो ठीक है मैम। डी क्या है भाई? ओके, डी क्या है? पेन और पेंसिल। अच्छा, पेन और पेंसिल। ठीक है भाई, चलिए ओके भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल ठीक है, चलिए बिल्कुल डी भी आएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ब्याज दर। क्या आएगा? ब्याज दर। ठीक है, लीजिए पढ़िए, देखो, लोगों में संपत्ति, बुलियन, ब्रांड आदि के माध्यम से धन रखने की प्रवृत्ति होती है। पूंजीगत हानि को कम करने के लिए लोग, है ना, ब्रांड को पैसे में बदलने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पैसे की सट्टा मांग बाजार दर से विपरीत रूप से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए रहेगा। 20 क्वेश्चन पे आगे भाई बताइए, गिफन। गिफन माल के संदर्भ में मांग वक्र झुकता है ऊपर की ओर, नीचे की ओर, समतल या सीधा। वक्र से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई इकोनॉमिक्स में, तो है ना। गिफन माल के संदर्भ में बताइए भाई, मांग वक्र झुकता है, किस ओर झुकता है भाई? ओके, नीचे की ओर बता रहे हैं भाई। चलिए देखते हैं, लेट्स सी, सारे के सारे जवाब दो। चलिए बी भी आ रहा है। ओके, है ना, बिल्कुल। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? डाउन। अच्छा, बिल्कुल भाई। चलिए इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, ऊपर की ओर। किसकी ओर भाई? ऊपर की ओर, है ना। किसकी ऊपर भाई? ऊपर की ओर। लीजिए, ठीक है, गिफन। लीजिए भाई, गिफेन गुड्स के मामले में प्रत्यक्ष कीमत मांग संबंध है, इसीलिए मांग वक्र दाईं ओर झुका हुआ है, जो मांग के मौलिक कानून के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कीमत बढ़ने पर उत्पाद की मांग की मात्रा गिर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग वक्र के नीचे की ओर ढलान होती है। तो भाई इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, परिणाम स्वरूप मांग वक्र के लिए नीचे की ओर ढलान होती है। क्या होती है? नीचे की ओर। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है, देखिए एक मिनट ध्यान से समझना, भले इसने यहाँ ए लिख रखा हो, लेकिन देखो भाई एक्सप्लेन में क्या कर रखा है। गिफन गुड्स के मामले में प्रत्यक्ष कीमत मांग संदर्भ है, इसीलिए मांग वक्र दाईं ओर झुका हुआ है, जो मांग के मौलिक कानून के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कीमत बढ़ने पर उत्पाद की मांग की मात्रा गिर जाती है, मांग गिर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग वक्र के नीचे की ओर ढलान होती है। तो इसमें किसकी ढलान पूछी है भाई? नीचे की ओर आएगा इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल भाई। चलिए भाई नेक्स्ट, उपभोक्ता को इसका सामना करना पड़ता है भाई। बताइए, उपभोक्ता को इसका सामना करना पड़ता है ब्रांड प्रतिस्पर्धा का और
मतलब कंपटीशन का भाई उपभोक्ताओं को किस चीज का सामना करना पड़ता है, ब्रांड का या भाई उत्पादक से, खुद के जो प्रोडक्ट है उनसे, या सामान्य या फिर इच्छा प्रतिस्पर्धा से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जो उपभोक्ता है किसका सामना करना पड़ता है उसको। इसका आंसर क्या आएगा, ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, ब्रांड से। किससे भाई, ब्रांड से, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये लो भाई। ठीक है, 1 मिनट भाई, है ना, 1 मिनट देखना। उपभोक्ता को इच्छा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है क्योंकि वैश्विक युग में इसके पास कई साधन होने की वजह से उसे, लो भाई। ठीक है भाई, इसने बता कुछ और रखा है, दे कुछ और रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उपभोक्ताओं को इच्छा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है क्योंकि वैश्विक युग में इसके पास विकल्प में कई साधन होने की वजह से उसे इस प्रकार की, है ना। तो इसका आंसर भाई डी आएगा, ए लिख रखा है, क्या लिख रखा है, ए लिख रखा है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा भाई। लीजिए भाई, बिल्कुल बुक में भी है ना, बुक वाला भी लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन सा वित्तीय घटक नहीं है। तो बताओ भाई, वित्तीय घटक नहीं है। चलिए अच्छे से शुरू करिए, बताइए, फिर से दोबारा से माइंड सेट कीजिए। बताइए, वित्तीय नीतियां, ब्रांड, या फिर वित्तीय परिस्थितियां, या पूंजी संरचना। तो इसका जो आंसर अभी क्या आएगा बताओ, 22 का क्वेश्चन का जवाब दो। इनमें से कौन सा वित्तीय घटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ओके, ए वालों का बिल्कुल ठीक है भाई, वित्तीय नीतियां। ठीक है, क्या आएगा, वित्तीय नीतियां। लीजिए भाई, इस प्रकार से देखो, वित्तीय नीतियां वित्तीय घटक नहीं होती। वित्तीय घटक भारतीय वित्तीय प्रणाली के 4 मुख्य घटक हैं। चारों देखो, वित्तीय संस्थाएं आएंगी, वित्तीय संपत्ति आएंगी, वित्तीय सेवाएं आएंगी, और वित्तीय बाजार आएगा भाई, इस प्रकार से। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस वजह से इसकी एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ते हुए चलेंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई, आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना, इस वजह से पढ़ रहे हैं भाई ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो साथ के साथ, और इसका ये जो आंसर है क्यों आया ये भी पता चले। देखिए, डैश गुणांक आय वितरण का एक संकेतक है, कैपिटा का, गिनी का, है ना, फ्लोरेंस का, या एंजल का। तो इसका जो अर्थ है भाई बताइए, डैश गुणांक आय वितरण का एक संकेतक है। तो किसका है भाई, क्या बता रहे हो भाई, ए बता रहे हो भाई। अच्छा दांगी जी, ओके, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल भाई, इसका आंसर बिल्कुल अमित जी क्या आएगा, गिनी भी, बिल्कुल करेक्ट है। सी नहीं भी, बी आएगा, बी 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 बी। ठीक है, गिनी आएगा। लीजिए, गिनी, गिनी गुणांक या फिर गिनी सूचकांक आय वितरण का एक संकेतक है जिसकी खोज भाई किसने करी थी, इटली, इटली के कौन थे भाई, कोरोडो गिन्नी के द्वारा की गई थी। गिन्नी से, गिन्नी, गिन्नी का ध्यान रखना भाई, गिन्नी, गिन्नी गुणांक के द्वारा किसी देश के निवासियों के आय वितरण की क्या होती है भाई, माप की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन लीजिए भाई, आपके सामने बताइए, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है, और कांस्टेबल के पेपर में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, एक मद या सेवा की मांग संतुष्टि कारक क्षमता। तो बताइए भाई क्या आएगा, यूटिलिटी आएगा, डिमांड आएगा, है ना, खपत आएगा, या निवेश आएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताओ, सभी के सभी, है ना, क्या कहलाती है, एक मद या सेवा की मांग संतुष्टि कारक क्षमता क्या कहलाती है, ए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। 2021 में कांस्टेबल के पेपर में आया था। और लीजिए भाई, इस प्रकार से देखो, एक मद या सेवा की मांग संतुष्टि कारक क्षमता, है ना, यूटिलिटी कहलाती है। अर्थशास्त्र की भाषा में किसी वस्तु या सेवा के जिस गुण से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है उसे उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट 25 ज्योग्राफी के पेपर में आया था भाई। देखिए, जब पानी की उपयोगिता अपना कुल संचालन व्यय अपने कुल राजस्व में बांटती है तब उस शब्द को क्या कहते हैं, कर्ज अनुपात, परिचालन अनुपात, ऋण अनुपात, कवरेज अनुपात। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, जब पानी की उपयोगिता अपना कुल संचालन व्यय अपने कुल राजस्व में बांटती है तब उस शब्द को क्या कहते हैं भाई। इसका आंसर क्या रहेगा बताओ, सारे के सारे क्या बता रहे हो भाई, ओके, ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। ओके, बी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, बी, तुक्का मार रहे हो भाई, हैं तुक्का। चलिए भाई, ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी, डी। लीजिए भाई, ऑप्शन क्या रहेगा भाई, डी रहेगा, क्या आएगा, डी। देखिए, देखो,
जब पानी की उपयोगिता अपना कुल संचालन व्यय अपने कुल राजस्व में बांटती है तो उस शब्द को व्यय राजस्व अनुपात या व्यय राजस्व गुणांक कहते हैं। हालांकि अधिक विशिष्ट शब्द जो इस स्थिति का वर्णन करता है वह व्यय कवरेज गुणांक क्या है भाई। ठीक है, ये दोनों भी वर्ड भी ध्यान रखना भाई। यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं, देखो व्यय राजस्व अनुपात और व्यय राजस्व गुणांक, और इसका सही है व्यय कवरेज गुणांक। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। और यह अनुपात उपयोगिता की क्षमता को मापता है कि वह अपने राजस्व से अपने व्यय को कितनी अच्छी तरह से कवर कर सकती है। ओके भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्पाद और लागत के सिद्धांत आगे भाई, किस चीज के आगे, उत्पाद और लागत के सिद्धांत। आइए भाई, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से समझते हुए जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। तो लीजिए भाई, इस प्रकार से देखो, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो चलिए भाई हिंदी में पढ़ेंगे। देखिए, दो दे रखे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए का सही विकल्प चुने। देखो, उत्पाद की प्रति इकाई कुल लागत को औसत लागत कहा जाता है। तो बताइए भाई क्या सही है या नहीं है, ठीक है। ओके, उत्पाद की प्रति इकाई कुल राजस्व को औसत राजस्व कहा जाता है। बिल्कुल भाई, देखिए यहाँ पे दोनों में ध्यान दीजिए। यहाँ पे तो कुल लागत को क्या है भाई, औसत लागत कहा जाता है, और उत्पाद की प्रति इकाई कुल राजस्व को औसत राजस्व। बिल्कुल भाई, ये दोनों के दोनों क्या है भाई, करेक्ट है। क्या है, दोनों के दोनों क्या है भाई, करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, दोनों सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी। ओनली टू कैसे बता रहे हो भाई, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। दोनों सही है भाई, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है सनेया जी। चलिए भाई, ओके भाई, ठीक है, चलिए ठीक है। इकोनॉमिक्स भाई मुझे लगता है ना बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं करते बच्चे। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, देखिए डी आएगा। ओके, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का विस्तारित रूप है भाई। बताइए, जीडीपी का विस्तारित रूप डैश है, सामान्य घरेलू मूल्य, सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्यह्रास मूल्य, है ना, और सामान्य अवमूल्यन उत्पाद। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो भाई इंपॉर्टेंट है। बताइए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, जीडीपी का विस्तारित रूप। तो विस्तारित रूप क्या होता है भाई, है ना, बी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया पूजा जी। सकल घरेलू उत्पाद, बिल्कुल ठीक लिखा है भाई, बिल्कुल बी। ठीक है भाई, दिल से नहीं आ रहा तो क्या पढ़ें। ओके भाई, देखिए ऐसी बात है दांगी जी, मैं आपको बता दूं, अगर आप सीईटी मेन की तैयारी कर रहे हो ना, जीएस का अगर आप देखना चाहें तो जीएस कम से कम भी ये लगा लीजिए, लगभग 30 से ऊपर क्वेश्चन जीएस के रहे हैं। ठीक है, सीरियसली लीजिए जीएस को। अगर आपने किस में बैठना है, सीईटी मेन में बैठना है तो जीएस को लीजिए। अगर ग्रुप डी में बैठना है तो हरियाणा जीके को लीजिएगा। लेकिन जो नहीं आती, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती, आप पहले थ्योरी पढ़ें, और थ्योरी आने के बाद में क्वेश्चंस को करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन किए गए हैं। हर एक बच्चे का अपना अपना तरीका होता है। कोई क्या करता है, पहले क्वेश्चन देखता है किस टाइप के आए हैं, उसके बाद थ्योरी करता है। ठीक है, तो देखिए उस हिसाब से आपको पता चलेगा। बिल्कुल भाई, ये इंग्लिश मैम इंग्लिश में नहीं है, बिल्कुल इंग्लिश में नहीं है भाई, बीच बीच में हिंदी में मिक्सअप है एक्चुअल में। ठीक है, जैसा बुक में दे रखा है वैसा। ओके, और ग्रुप डी के वैसे भी नहीं करती मैं। ओके, किस चीज़ की करते हो भाई, बताइए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। एक उत्पाद की कीमत और एक विशिष्ट समय अवधि के लिए मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को डैश उपयोग का चित्र में ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। भाई किस चीज़ की कर रहे हो ये बताइए। ओके, जेआरएफ में। ओके, चलिए भाई आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। ओके, किस सब्जेक्ट से ये बताइए। एक उत्पाद की कीमत और एक विशिष्ट समय अवधि के लिए मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को डैश का उपयोग का चित्र में ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। भाई बताइए किस चीज से किया जाता है। भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, मांग वक्र आएगा, उत्पाद आएगा, सेवा आएगा, या वस्तु वक्र आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा। ओके, ज्योग्राफी से। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, चलिए नाइस। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। मेरे पास भी ग्रेजुएशन में भाई ज्योग्राफी थी और पढ़ी थी बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, मांग वक्र आएगा। क्या आएगा, मांग वक्र। ठीक है, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए। देखिए क्या है, जब वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा के संबंध को चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसे मांग वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मांग वक्र। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट बताइए। एमआरपी का विस्तारित रूप। एमआरपी का विस्तारित रूप, अधिकतम खुदरा मूल्य, न्यूनतम खुदरा मूल्य, अधिकतम दर शुल्क, या न्यूनतम दर
शुल्क। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, एमआरपी। एमआरपी का भाई विस्तृत रूप क्या होगा बताइए, विस्तारित रूप, ये तो सबको पता होगा। ए, वेरी गुड भाई। ओके, समझ में नहीं आता तो भाई टाइम वेस्ट मत कीजिए, मैं ये कहना चाहूंगी आपको, ठीक है। आप इंग्लिश में देखिए, चलिए। ओके स्नेहा जी, ठीक है, तैयारी जोरों शोरों पे करो भाई। चलिए इसका आंसर क्या आएगा। ओके, क्या बता रहे हो भाई सारे के सारे, ए, बिल्कुल भाई ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है, अधिकतम खुदरा मूल्य। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो भाई, एमआरपी का मतलब अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। और एमआरपी किसी सामान की वह कीमत होती है जिसे अधिक पैसे पर उसे नहीं बेचा जा सकता, ठीक है, उससे ज्यादा पैसे पर उसे नहीं बेचा जा सकता, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्न किन उत्पादों पर, देखिए, निम्न किन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है। सामान का आयात, सामान का निर्यात, सामान का उत्पाद, सामान की बिक्री पर। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, बिल्कुल भाई स्नेहा जी, ठीक है भाई, वेरी गुड। चलिए भाई पूनम जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। पार जी बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, पार जी स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, लीजिए बिल्कुल करेक्ट है सी। ओके, क्या आएगा भाई, सी आएगा। नेक्स्ट है भाई केंद्र सरकार का, देखिए, सर्वाधिक कर संग्रह का स्रोत। देखिए केंद्र सरकार का सर्वाधिक कर संग्रह का स्रोत बताइए कौन सा है भाई। उत्पाद शुल्क है, आयकर है, बिक्री कर है, या सेवा कर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, वेरी गुड, जवाब दो भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, बिक्री बता रहे हो। ओके, लेट्स सी, देखते हैं, बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, आयकर। ओके, लेट्स सी, देखते हैं भाई। ओके, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा, क्या आएगा, ए, ए, ठीक है, ए आइए पढ़ते हैं, देखिए, केंद्र सरकार का, ठीक है, सर्वाधिक कर संग्रह उत्पाद शुल्क से होता है। उत्पाद शुल्क देश के भीतरी उत्पादित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला एक प्रकार का कर है। यह किसी वस्तु के उत्पाद या बिक्री पर लगने वाला क्या है भाई, कर है, ठीक है, इस प्रकार से। लीजिए भाई 32 क्वेश्चन, डैश उपभोक्ता वस्तुओं के तहत एक श्रेणी नहीं है। टिकाऊ वस्तु, अर्ध टिकाऊ वस्तु, गैर टिकाऊ वस्तु, नाशवान वस्तुएं। तो डैश उपभोक्ता वस्तुओं के तहत एक श्रेणी नहीं है, तो बताइए कौन सी श्रेणी नहीं है भाई, डी, वेरी गुड भाई, क्या बात है ना, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, नाशवान वस्तुएं नहीं आती भाई, पाल जी पढ़िए, बिल्कुल सीईटी मेन में तो मेन रोल है इसका, ठीक है, जीएस का। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी। लीजिए भाई इस प्रकार से देखो, उपभोक्ता, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट करें, पढ़ना चाहे भी पढ़ सकते हैं पॉज करके। लीजिए नेक्स्ट 33 क्वेश्चन बताइए। देखिए, उत्पाद की प्रक्रिया में इनपुट के रूप में काम करने वाली कुछ वस्तुएं और सेवाओं को अन्य वस्तुओं और सेवाओं में संशोधित किया जाता है, जिन्हें डैश कहा जाता है, मान, आउटकम, परिणाम, या आउटपुट। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। उत्पाद की प्रक्रिया में इनपुट में काम करने वाली कुछ वस्तुओं और सेवाओं को अन्य वस्तुओं और सेवाओं में संशोधित किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है भाई, आउटपुट। क्या कहा जाएगा, आउटपुट, डी आएगा, डी, डी आउटपुट, ठीक है, क्या आएगा, आउटपुट। लीजिए भाई, देखिए क्या होता है, उत्पाद की प्रक्रिया में इनपुट के रूप में काम करने वाली कुछ वस्तुओं सेवाओं को अन्य वस्तुओं या सेवाओं में संशोधित किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, आउटपुट, डी आएगा, ठीक। गलत हुआ है प्लीज ठीक कीजिए। और ये देखिए भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस हिसाब से इकोनॉमिक्स को भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नमक और चीनी वस्तुओं की किस श्रेणी में आते हैं, कब तक वो बचोगे भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आपको एक और बच्चों से आगे निकलना है तो हर एक सब्जेक्ट को आपको लेके चलना पड़ेगा, है ना। विलायसिता, आवश्यकता, अवर और श्रेष्ठ। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, नमक और चीनी वस्तुओं को किस श्रेणी में रखा जाएगा, आवश्यकता, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, बिल्कुल भाई। अशोक जी स्वागत है भाई, ओके भाई, रूबी राणा जी, दांगी जी, दोनों का भी स्वागत है। लीजिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, बी आएगा। बी कैसे आया भाई, देखो, हमारे दैनिक जीवन यापन में उपयोग में होने वाली ऐसी वस्तुएं जिनके बिना जीवन व्यतीत करना मुश्किल होता है, वे आवश्यक वस्तुएं होती हैं। दाल, चीनी, नमक, गुड़, गेहूं, दवा, है ना, इस प्रकार से भाई देखिए। और हाल ही में सरकार ने देखो फेस मास्क और सैनिटाइजर को भी आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रख दिया है भाई, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ओके।
यहाँ पे जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं ध्यान रखिएगा। ओके, सीधे उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को डैश कहा जाता है। बताइए भाई, सीधे उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को उपभोग पूंजीगत वस्तुएं, प्रधान वस्तुएं या आवश्यक वस्तुएं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। वेरी गुड भाई, क्या बात है, ये करेक्ट है ना। अब आने लग गए हो है ना। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल आप सही बताने लग गए हो, क्या आएगा? उपभोग वस्तुएं। बिल्कुल सही है भाई। देखो, सीधे उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहा जाता है भाई? उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। और इसके अंतर्गत देखिए भाई, रोजमर्रा उपभोग वस्तुओं के अंतर्गत हमारी रोजमर्रा की जरूरतों के उत्पाद होंगे, जैसे खाद, इलेक्ट्रॉनिक, सफाई, फर्नीचर इत्यादि। नेक्स्ट है भाई, जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़े तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए भाई, कीमत, लाभ या उत्पाद अतिरेक। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो? बड़ा ऑप्शन। क्या बात है भाई, वेरी गुड। अब सही देने लगे हो। कौन कहता है आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती? लीजिए भाई, बिल्कुल सारे के सारे सही दे रहे हो। माइंड सेट ऐसा कर रखे हैं, लीजिए माइंड सेट को चेंज कीजिए। उत्पाद के अतिरेक या अधिशेष से तात्पर्य जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती हो तो ऐसी स्थिति को उत्पाद का अधिशेष कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, बताइए मोस्ट इंपोर्टेंट और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता ये किसी का गलत होगा। शेष से तात्पर्य क्या है? स्पेशल इकोनॉमिकल जोन या सोशल इकोनॉमिकल या सोशल इंटरटेनमेंट जोन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके, ये बता रहे हो भाई। बिल्कुल, देखते हैं, लेट्स सी। चलिए भाई, बिल्कुल भाई, सारे के सारे वेरी गुड भाई। पूजा जी बिल्कुल लिख के बता दिया, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। बिल्कुल ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए। लीजिए भाई, बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार से पढ़ना चाहें वह कैसा होता है भाई? एक विशेष क्षेत्र होता है जो किसी देश के भीतर स्थित होता है, लेकिन जिसमें विशेष आर्थिक नियम और विनियम लागू होते हैं जो देश के बाकी हिस्सों से क्या होते हैं भाई? अलग होते हैं। आप किसको पढ़ेंगे भाई? बाजार के रूप और विभिन्न बाजारों के निर्णय। इधर देखिएगा भाई ध्यान से, ये टॉपिक चलेगा अब। 38 क्वेश्चन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 में। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विपणन मिश्रण नहीं है? तो बताइए भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूरल मार्केट मिक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा, प्रमोशन आएगा, प्राइस आएगा या पैकेज आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? है ना। ओके, डी। वेरी गुड भाई, क्या बात है, सबका करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? पैकेज आएगा। क्या आएगा? पैकेज। ओके, देखिए, पैकेज ग्रामीण विपणन मिश्रण का मानक घटक नहीं है। इसमें उत्पाद आएगा, प्रचार आएगा, मूल्य आएगा और पैकेजिंग, ये शामिल होते हैं। ठीक है भाई, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ दी फॉलोइंग, बताइए, नॉट ए प्रॉब्लम। देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम इन रूरल मार्केट। तो बताइए भाई, कौन सी समस्या नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी। ध्यान से देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना भाई, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या बता रहे हो भाई? ए बता रहे हो। सी भी बाहर है, देखते हैं भाई। देखो, साक्षरता का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति आय कम, अच्छी तरह से विकसित बाजार। ऑप्शन डी, रसद समस्याएं। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके, लॉजिस्टिक। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं आप क्या बता रहे हो। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा। सी 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 को देखो ध्यान से, एक मिनट रुको, एक मिनट। सी देखिए, इसका आंसर क्या आएगा? वेल डेवलप मार्केटिंग, है ना, वेल डेवलप मार्केट। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। लीजिए, आइए पढ़िए। देखो, ग्रामीण बाजारों में अक्सर साक्षरता का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति आय कम और रसद समस्याएं हैं, लेकिन अच्छी तरह से विकसित बाजार नहीं होते। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। मुझे नहीं लगता था ये गलत होगा, लेकिन आपका गलत हुआ है, बड़ा ऑप्शन आता। ओके, ठीक लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये रूरल मार्केटिंग से गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए आइए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है सीईटी मेन में। ग्रामीण मांग आमतौर पर क्या है भाई? बताइए, नियंत्रण और नियमित है, मौसमी और अनियमित है, स्थायी और अनियमित है, या फिर छिटपुट और क्या है भाई? नियमित है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? मैं पहले सही दिया, ओके, बाद में चेंज कर दिया है ना। वेरी गुड, शाबाश। चलिए भाई, बताइए आमतौर पर क्या है? रूरल डिमांड इज जनरली। ठीक है, 40 का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी बता रहे हो भाई। ओके, ए भी आ रहा है, मिक्सअप आ रहा है। एक बात बताओ, जब ग्रामीण मार्केट है वो कैसी होगी भाई? है ना, सीजनल एंड क्या होगी भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? जस्ट 1 मिनट भाई, पेन बंद हो गया। ऑप्शन क्या रहेगा भाई? बी आएगा, बी।
क्या आएगा? बी। ठीक है, बी। लीजिए पढ़ेंगे, देखिए आइए। ग्रामीण जो मांग है आमतौर पर मौसमी और क्या होती है? अनियमित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग फसल, मौसम की परिस्थितियां और अन्य स्थायी कारकों के आधार पर बदलती रहती हैं। ओके, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी आएगा भाई, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ग्रामीण बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मार्केटिंग रणनीति उपलब्ध है? प्रमोशन की स्ट्रेटजी आएगी, या प्रोडक्ट की आएगी, या प्राइस की आएगी, या ऑल ऑफ अबाव आएगी, और ऑप्शन ई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। ओके, क्या बता रहे हो भाई, ध्यान से जवाब दीजिए। ग्रामीण बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मार्केटिंग रणनीति उपलब्ध है? तो कौन सी है भाई? बिल्कुल ऑल, बिल्कुल सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ अबाउ, बिल्कुल। प्रमोशन भी, प्रोडक्ट भी और प्राइस भी, ये सारी किस में आएंगी भाई? एक प्रभावी ग्रामीण विपणन योजना बनाई जा सकती है। ठीक है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, लीजिए भाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप क्रय शक्ति में परिवर्तन होता है तो वस्तु की इष्टतम मात्रा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? मांग का नियम, आय का प्रभाव, दीर्घ अवधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? 42 पे आ गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, क्या बता रहे हो? ओके, जवाब दीजिए। क्या अप्रत्याशी? ओके ठीक है भाई, इसका आंसर आएगा ऑप्शन है, क्या आएगा? बी आएगा, बी। आय का प्रभाव, क्या आएगा भाई? आय का प्रभाव। आइए, इसका ये जो आंसर है क्यों आया पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन में बड़े अच्छे से। ठीक है, पढ़ लिए भाई, इकोनॉमिक्स को ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, बीच में बहुत अच्छे से जवाब दिया। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप क्रय शक्ति में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की इष्टतम मात्रा में परिवर्तन को आय का प्रभाव कहते हैं। किसका प्रभाव कहते हैं? आय का। आय का प्रभाव का अर्थ उपभोक्ताओं की मौद्रिक आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तुओं की खरीद में क्या है भाई? परिवर्तन से है। 43 क्वेश्चन लीजिए भाई आपके सामने। ओके, एक से अधिक विक्रेताओं से मिलकर बने बाजार को बताइए भाई क्या कहते हैं? ठीक है, बताओ। एक से अधिक, है ना, लेकिन कुछ विक्रेताओं से मिलकर बने बाजार को क्या कहते हैं? बताओ भाई क्या कहेंगे इसको? ओके, क्या आएगा भाई इसका आंसर? बिल्कुल भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, क्या बता रहे हो? बी आ रहा है भाई, बी। मोनो, मोनो मतलब एक होता है। एक बात बताओ, मोनो, देखो जो मोनो बता रहे हैं, मोनो मतलब एक होता है, ध्यान दीजिए। मोनो मतलब एक, एक अधिकार। जैसे एप्पल है, एप्पल का क्या है भाई? एक अधिकार है। ठीक है, तो एप्पल जो है, एप्पल जो है उसका एकाधिकार है। ए बी नहीं आएगा। ठीक है, मोनो तो एक हो गया, यहाँ एक से अधिक की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? सी, सी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? सी। देखो, एक से अधिक लेकिन कुछ विक्रेताओं से मिलकर बने बाजार को अल्पाधिकार कहा जाता है और एकाधिकार में केवल एक ही विक्रेता होता है। ठीक है, आप इसके लिए एग्जांपल लगा लीजिए, एप्पल। नेक्स्ट है भाई 44, बताइए। एक ऐसा शब्द जो एक देश की आर्थिक गतिविधि में पर्याप्त कमी का प्रतीक है, जैसे कि रोजगार और बाजार कुछ महीनों तक चलना, मंदी, झुकाव, मूल्यह्रास या फिर पुनः उत्थान। इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ठीक है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बता रहे हो भाई? मंदी। क्या बात है, वेरी गुड भाई, है ना, बिल्कुल सारे के सारे, बिल्कुल ठीक है भाई, क्यों चक्कर आए भाई प्रवीण जी, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, और ये पढ़िए भाई, बहुत जरूरी है। इसे क्या बोलेंगे? मंदी। मंदी एक ऐसा शब्द है जो एक देश की आर्थिक गतिविधियों में पर्याप्त कमी का प्रतीक है। ओके, मंदी की स्थिति में आय, उत्पाद, रोजगार, कमी आ जाती है हर एक चीज में। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मांग की, देखिए, जब मांग की मूल्य नम्रता एक से अधिक हो तो सीमांत आय का एक डैश होता है। क्या होता है? अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आया तो प्लीज इंग्लिश में पढ़ लीजिए, है ना। पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव स्लोप होगा, या डिक्रीजिंग वैल्यू होगी, या कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इसका जो आंसर है क्या होगा भाई? अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में पढ़ के जवाब दीजिएगा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया सबसे पहले रजत और पारस, बिल्कुल भाई, है ना। अमित जी, इसका आंसर बी नहीं होगा, क्या होगा? ए होगा, पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, ले भाई पढ़ो। ठीक है, कैसे इसका ये आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एमआरपी का पूरा नाम बताओ। अभी थोड़ी देर पहले आया था, है ना,
MRP का पूरा नाम क्या है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ए। वेरी गुड भाई, क्या आएगा? है ना, इस प्रकार से वेरी गुड भाई। है ना, 2016 में देखो रिपीट हो रहा है, वो पहले आया था 21 में आया था और ये किस में आया? 2016 में। तो क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, नो डाउट। बिल्कुल करेक्ट लिखा है भाई स्नेहा जी। मैक्सिमम, बिल्कुल भाई दिलसेर जी। रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य होता है। ओके, नेक्स्ट है भाई। और इस प्रकार ग्राहकों से जो MRP उससे अधिक कीमत नहीं ली जा सकती। पैसे की मांग घटती है। बताओ भाई, पैसे की मांग कब घटेगी? जब वास्तविकता में GDP में वृद्धि होगी या वास्तविक ब्याज दरों में वृद्धि होगी। दोनों में से आंसर बता दो। ओके, तो आता टाइम किन में नहीं जी, मेरी तो मत करो। बिल्कुल आता है भाई, ऐसी बात नहीं है पारस जी, ठीक है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल। वेरी गुड। चलिए भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? तुक्के तुक्के नहीं मारने, अमित सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके। इसका आंसर दोनों में से बताओ क्या आएगा? इन दोनों में आंसर है रूबी राणा जी, ए। चलिए भाई, बिल्कुल इसका आंसर तो क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, बी। बी, ठीक है, बी आएगा, बी। वास्तविक ब्याज दरों में क्या होगी? वृद्धि। पैसे की मांग घटेगी यदि वास्तविक ब्याज दरों में क्या होगी? वृद्धि होगी, ठीक है। लीजिए भाई, इस प्रकार से जो इसका आंसर आया, देखिए ब्याज दर बढ़ती है तो उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है और लोग अधिक बचत करते हैं और कम उधार लेते हैं, अतः पैसे की मांग घट जाती है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए इसका जो ये आंसर है क्यों आया। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, और पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, खुले बाजार की क्रियाएं। देखिए क्या है? खुले बाजार की क्रियाएं का अर्थ है सूचीबद्ध बैंकों द्वारा RRB से ऋण लेना और सूचीबद्ध बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार के लिए ऋण लेना, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, और ऑप्शन डी जमा संग्रह। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है। चलिए भाई, बड़ा ऑप्शन बता रहे हैं भाई। क्या बता रहे हो? बड़ा ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन। अच्छा, इसमें जो है बड़ा ऑप्शन नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई? सी आएगा, बिल्कुल रूबी राणा जी का और अमित का, ठीक है। तुक्का लीजिए भाई, है ना, अमित तो तुक्का लगाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। ओके, देखो खुले बाजार की क्रियाओं का अर्थ सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय है। ओके, RRB द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति की स्थिति को समायोजित करने के लिए खुले बाजार का क्या है भाई? संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, ये तो आपको आता होगा। बुल और बियर, बताओ भाई किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, बहुत इजी है। किससे जुड़ा हुआ है? ओके, चलिए भाई, ना करता गलत तो गलती से था। ओके, चलिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा बताओ? बुल और बियर किससे है भाई? ठीक है, बिल्कुल इजी है, सी। वेरी गुड भाई, क्या बात है, वेरी गुड भाई रजत जी और के रूबी राणा पूनम जी। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? शेयर बाजार आएगा, बिल्कुल। पूजा मेहरा जी, शेयर मार्केट, बिल्कुल करेक्ट। ये हुई ना बात। लो अमित, बिल्कुल ये लगे है ना, बुल और बियर किससे है? शेयर मार्केट से है, ठीक है। अगर लीजिए, इस प्रकार से पढ़ना चाहें भाई पढ़ लेना, बिल्कुल सही है। 50 क्वेश्चन है भाई। एक बाजार, एक डैश बाजार में एक व्यापारी अपने प्रतिस्पर्धियों से किसी भी खतरे का सामना किए बिना बाजार में एक अनूठा उत्पाद बेचता है। मतलब, ठीक है भाई बताइए, अल्पाधिकार और डी पोली या फिर एकाधिकार या बहुअधिकार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बड़े सोच समझ के जवाब दीजिएगा। लीजिए, आपके सामने चारों ऑप्शन है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी बता रहे हो भाई, क्या बात है, वेरी गुड भाई। मोनिका जी, स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल भाई, क्या आएगा? सी आएगा, सी, एकाधिकार। क्यों? एकाधिकार बाजार में क्या होगा? बिना बाजार में एक अनूठा उत्पाद है, ठीक है, बिना किसी खतरे के। तो देखिए, एकाधिकार प्रकार के बाजार में एक व्यापारी अपने, है ना, जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं उनसे किसी भी खतरे का सामना किए बिना एक अनूठा क्या भाई? उत्पाद बेचता है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लीजिए 51। इस पेज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। टोटल 53 क्वेश्चन करेंगे। कितने करेंगे? 53। ओके, चलिए भाई बताइए, भारत में औषधियों का मूल्य डैश द्वारा उपभोक्ताओं तक संशोधित पहुंच के साथ आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों की निरंतर उपलब्धता और वहनीयता को सुनिश्चित करने के लिए नियमित करता है। दोबारा देखिए क्वेश्चंस को। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में देख लीजिए, अभी ये इसके ऑप्शन लेके आऊंगी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, इसका जो ऑप्शंस हैं क्या है देखिए, जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई।
तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से जवाब देना भाई। और ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और कांस्टेबल के पेपर में आया था भाई। तो इस प्रकार से तैयारी कीजिए, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इसको भी सीरियसली लीजिए। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए बता रहे हो, NDM। ठीक है, इसका आंसर है ना ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, सी। बिल्कुल अमित, क्या बात है, वेरी गुड भाई। क्या आएगा, सी आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए क्या आएगा भाई, NPPA। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं। भारत में औषधियों का मूल्य नेशनल है ना फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा उपभोक्ताओं तक संशोधित पहुंच के साथ आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों की निरंतर उपलब्धता और वहनीयता को सुनिश्चित करने के लिए निमित्त करता है। और इसका जो गठन है 1997 में भारत सरकार द्वारा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत औषधि विभाग ने एक संलग्न कार्य के तौर पर किया था भाई। इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल भाई ओके, ड्रग और फार्मा दोनों ही दुआएं की हैं, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है। बताइए भाई, प्रतिभूति डैश प्रतिभूति बाजार के कार्यों को नियंत्रित करता है, कदाचार का पता लगाता है और निवेशकों के हितों की सुरक्षा करता है। तो बताइए भाई कौन करता है, 1 मिनट दीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने लेके आती हूँ। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। लो भाई आपके सामने है, डैश प्रतिभूति बाजार के कार्यों को नियंत्रित करता है, कदाचार का पता लगाता है और निवेशकों के हितों की सुरक्षा करता है। तो कौन करता है भाई, ओके, क्या बता रहे हो भाई, डी। वेरी गुड भाई, क्या बात है शशि जी, स्वागत है भाई आपका। ओके, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई रजत जी, महादेव जी, स्वागत है भाई आपका। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल भाई क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, SEBI। ठीक है, ओहो 1 मिनट भाई, इसकी आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए भाई, फुल फॉर्म भी, जस्ट 1 मिनट भाई, सॉरी फॉर दैट। ये क्या आ रहा है, हाँ भाई चलिए, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है डी। ये लो भाई, कब हुआ था इसका, देखो इसकी जो स्थापना है कब हुई थी, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, एक विधायक निकाय के रूप में। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे है, बम्बई में है, ये भी ध्यान रखना। ओके, SEBI। ठीक है, बिल्कुल, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बिल्कुल। ठीक है, याद कर लो भाई, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन भाई, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बाहर भारतीय संस्थाओं द्वारा जारी किया गया रुपया मूल्य वर्ग का ब्रांड है। तो बताइए भाई, इनमें से कौन सा भारत के बाहर भारतीय संस्थाओं द्वारा जारी किया गया रुपया मूल्य का ब्रांड है। भारत ब्रांड, मसाला, चीनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी बता रहे हो, वेरी गुड भाई, क्या बात है, सबका करेक्ट है। इसका मतलब वैसे कह रहे हो भाई आपको नहीं आता, बताओ, सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो, अपने माइंड को ऐसा सेट कर रखे आप लोगों ने। मसाला ब्रांड क्या आएगा, देखो मसाला ब्रांड। ठीक है, और देखो नवंबर 2014 में विश्व बैंक के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा पहला मसाला ब्रांड जारी किया गया था भाई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और डॉलर ब्रांड के विपरीत मसाला ब्रांड के निवेशकों को जोखिम उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने आज भाई कितने क्वेश्चन कर लिए, 53 कर लिए। बताइए आप और करना चाहोगे या कल करें भाई, जवाब दीजिए। 53 क्वेश्चन हो गए हैं, तो चलिए भाई बताइए आज करें या कल करें। ओके, बिल्कुल भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल आता है भाई वजीर जी, वेरी गुड भाई। और जो हरियाणा जी के जितने भी क्वेश्चन बताए थे भी बिल्कुल करेक्ट है उनके आंसर। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ओके, सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट थे, अगर फिर भी किसी को कोई है तो बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल सारे सही थे। कल करेंगे भाई, कहाँ से, ओके 54 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और इस प्रकार से भाई इकोनॉमिक्स को भी पढ़िएगा भाई। दीक्षा जी नमस्ते, स्वागत है आपका, बड़े लेट एंट्री ली। ध्यान दीजिए, अगर जिसने CET मेन में बैठना है या जिसे भी बच्चों से औरों से आगे निकलना है तो GS को सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। तो GS को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जो मेन है उसमें मुश्किल से हरियाणा जी के 5-10 नंबर की मुश्किल से आती है, मुश्किल से। ठीक है, और लेकिन GS आती है कम से कम 30 से ऊपर नंबर की, तो उसमें ध्यान दीजिए। अब GS को पढ़िए और करंट अफेयर को भी साथ के साथ। ओके, चलिए भाई फिर मिलते हैं कल
नेक्स्ट वीडियो में। और भाई कल का शेड्यूल मैं आपको ना पोस्ट कर दूंगी, कल के टाइम में थोड़ा सा चेंज रहेगा भाई, हिंदी का टाइमिंग और उसका चेंज रहेगा, मैं आपको पोस्ट करूंगी। तो पोस्ट में देख लेना भाई कितने बजे रहेगा, ठीक है। पोस्ट में हर एक क्लास का टाइम कर दूंगी, इस बजे इतने क्लास होगी, इसकी इतने बजे क्लास होगी। और सभी बच्चे भाई थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बड़े अच्छे से जवाब दिया। पूनम जी, स्नेहा जी, मोनिका जी, RRB भाई, ओके ठीक है भाई, महादेव जी, पारस जी, ओके भाई, अमित जी थैंक यू सो मच। चलिए भाई जितने भी बच्चे हैं, प्रवीण, चलिए भाई मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सो मच भाई सभी का, अगर किसी का नाम रह गया हो तो इफ़ यू डोंट माइंड, माइंड मत करना। ओके भाई रजत जी, ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच भाई, गुड नाइट सभी को। और वीडियो को लाइक